मेथड्स क्या है नेशनल पार्क को अक्वायर करने के लिए? उसका पहला मेथड है पर्सुएशन। किसी पर्टिकुलर नेशन को कोई पर्टिकुलर नेशन पर्सुएड करती है कि आप इस इशू को समझे, आप इस डिस्प्यूट को समझे, आप इस प्रॉब्लम में हमारा साथ दे या इस ट्रीटी में हमारा साथ दे, राइट, दैट इज पर्सुएशन, ताकि हमारा जो नेशनल पार्क है वो एक तरीके से पूरा हो सके या हमारा जो गोल है वो एक तरीके से हम अचीव कर सके, राइट, अगर आप साथ देंगे। तो पहला जो नेशनल पार्क को अक्वायर करने का मेथड है वो है पर्सुएशन। नेशनल पार्क हम कब अक्वायर कर पाएंगे भाई? जब हमारे गोल्स जो हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब वो पूरे होंगे तभी हम अक्वायर कर पाएंगे। तो सामने वाले से हमेशा झगड़ा तो नहीं कर सकते ना, कभी कभी बातचीत से भी उसे समझाना होगा, दैट इज पर्सुएशन, राइट। और ये काम कौन कर सकता है? डिप्लोमैट्स करेंगे, राइट। हमारी कंट्री के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं फोरम्स पर, वो ही ये चीज़ कर पाएंगे, राइट। सेकेंड मेथड क्या है जिसके थ्रू हम नेशनल पार्क को और ज़्यादा अक्वायर कर सकते हैं? वो है रिवॉर्ड्स, राइट। जब कोई नेशन यार इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस में होती है या वहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी अकर होती है, तो वो दूसरी नेशन से एक तरीके से हेल्प चाहती है, और जो नेशन उसकी हेल्प कर रही है वो बाद में उसके बदले में कुछ उससे मांग सकती है, राइट। आपने देखा होगा इंडिया काफ़ी बार ऐसी कंट्रीज़ की हेल्प करता है जिसमें एक तरीके से कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो या कोई प्रॉब्लम अकर हुई हो, इंडिया काफ़ी बार हेल्प करता है। तो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फ्यूचर में इंडिया उनसे भी कुछ हेल्प मांग सकता है, पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है, राइट। इंटरनेशनल फोरम्स पे वो एक तरीके से अपनी इमेज इंप्रूव कर रहा है, वो एक अच्छी कंट्री के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, जिसके और ज़्यादा सपोर्टर्स इंक्रीज होंगे। जिसके सपोर्टर्स इंक्रीज होंगे, जाहिर सी बात है उसका नेशनल पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। काफ़ी बार हमने देखा है कंट्रीज इकोनॉमिकली भी हेल्प करती है लोन्स देकर, राइट। वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। शेयर भी प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। पनिशमेंट के थ्रू कैसे नेशनल पावर एक्वायर किया जा सकता है? देखो, एक नेशन जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, इकोनॉमिकली भी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत डेवलप्ड नेशन है, तो अगर कोई ऐसी नेशन है जो उसकी हेल्प नहीं करना चाह रही है या उसने कुछ उसका नुकसान किया है, राइट, तो वो क्या कर सकती है उस नेशन के साथ? उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा सकती है, राइट। एक्सपोर्ट रेट्स को इंक्रीज कर देगी, इंपोर्ट रेट्स को इंक्रीज कर देगी ताकि वहां से कोई सामान ना मंगा कर पाए। काफ़ी बार उसकी हेल्प करने से मना कर सकती है, राइट। उसे अलग अलग तरीकों से बेसिकली परेशान करने लगेगी। लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी बार पनिशमेंट का सिर्फ थ्रेट दिया जाता है, एक तरीके से धमकाया जाता है कि तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे अगर तुमने नहीं किया तो। एक्चुअल में कभी पनिशमेंट दी नहीं जाती है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में पनिशमेंट देने लगोगे तो आपकी इमेज ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। हर कंट्री आपसे डरेगी तो आप काम किसके साथ करोगे, राइट। तो हमेशा पनिशमेंट देना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक तरीके से डर बनाना ज़रूरी है। तो पनिशमेंट की वजह से डर होता है, डर की वजह से पावर इंक्रीज होती है, राइट। अब आता है फोर्स। भाई जिसके पास मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा फिजिकल फोर्स होगा, वो अपने फेवर में किसी भी नेशन से काम करवा सकता है। तो पनिशमेंट में हमने देखा एक तरीके से धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, राइट। एक तरीके से धमकी दी जा रही है कि हम अपना पावर तुम्हारे पर एक्सरसाइज कर देंगे अगर तुमने ये नहीं किया तो। फोर्स क्या है? ये एक्चुअल में जब पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है, जब कोई वाकई में, जब कोई नेशन एक नेशन पर अटैक कर दे रही है, ठीक है, या वाकई में कोई नेशन दूसरी नेशन पर फोर्स एक्सरसाइज कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये फोर्स है। यहाँ पे एक्चुअल में पावर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस कंट्री ने इस कंट्री की बात नहीं मानी तो इस कंट्री ने उस पर अटैक कर दिया, राइट। एक्चुअल में अपना पावर एक्सरसाइज कर दिया, तो उसे हम कहेंगे फोर्स। अब हम देखने वाले एलिमेंट्स क्या है नेशनल पार्क के। जो एक नेचुरल एलिमेंट है नेशनल पार्क का वो है ज्योग्राफी। नेपोलियन ने यार कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी कंट्री की, वो किस तरीके से डिटरमिन की जाती है, किस तरीके से एक्चुअली में शेप की जाती है, वो डिपेंड करता है उसकी ज्योग्राफी पर। अब ज्योग्राफी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें से पहला है मैप। मैप्स का यार काफ़ी बार यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को समझने के लिए, क्या इस पॉलिसी का हमें वाकई में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या जो ये दूसरी नेशन हमें करने को बोल रही है इससे हमें फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, कहीं हमारे बाउंड्रीज़ को तो नुकसान नहीं होने वाला है ना। तो मैप्स का बहुत बार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ साइज़। अब साइज़ का यार बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, राइट। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट। तो ये जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको मैन फोर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। बेटर रिसोर्सेज होंगे, बेटर रॉ मटेरियल्स होंगे,
और एक तरीके से जितनी ज़्यादा आपकी यंग पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया की बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो इसीलिए हमें कहा जा रहा है ना हम आगे चल के सुपर पावर बन सकते हैं, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट। ये हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा यंग है, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लार्ज अगर साइज़ है कंट्री की तो एक तरीके से एनिमी से खुद को डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन लार्ज साइज के बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, ठीक है, बिकॉज अगर नेचुरल रिसोर्सेज आपने एग्जॉस्ट कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, और जो माउंटेन्स है आपके इनएक्सेसिबल है, यानी आप माउंटेन्स पर चढ़ भी नहीं सकते, इतने वो डेंजरस है, राइट। फॉरेस्ट इतने डेंजरस है, अनहेल्दी क्लाइमेट है, टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, तो ये सब एक तरीके से एनिमी को फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होने वाला है, राइट, क्योंकि आप खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। आप सी पार बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, ओशन का कितना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हो, ये सारी चीज़ें लोकेशन पर ही डिपेंड करती हैं। जापान आज एक शिप बिल्डिंग नेशन बन पाया, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज इसी से पता चलता है फूड प्रोडक्शन कैसा है, आपकी इकोनॉमी कितनी तेज़ी से बूस्ट करने वाली है, राइट। इंडिया में हम मॉनसून्स पर बहुत डिपेंड करते हैं, बट इमेजिन करो अगर मॉनसून्स ना आए तो, फेल हो जाए मॉनसून्स, तो कितना बड़ा नुकसान होगा, राइट। तो इसमें भी अच्छा और बुरा दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अगर आपकी बाउंड्रीज सेटल्ड है, ठीक है, आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज सेटल्ड है, तो एटलीस्ट बाउंड्रीज को लेके डिस्प्यूट नहीं होगा आपके बीच में और आपकी नेबरिंग नेशंस के बीच में, यानी फ्रेंडली रिलेशंस बने रहेंगे, राइट। एक कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट होगा। वहीं पे अनडिफाइंड बाउंड्रीज होंगी, डिस्प्यूट होगा हमेशा आपके नेबर के साथ, राइट, तो एक हमेशा अनफ्रेंडली सा माहौल बना रहेगा। किसी भी नेशन का एक तरीके से डेवलपमेंट या उसका फ्यूचर डेवलपमेंट या पास्ट में उसने कितना किया, ये डिपेंड करता है उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कहाँ पर यूज़ करता है और कैसे यूज़ करता है, कितने कितने अमाउंट में यूज़ करता है, इसी से उसका फ्यूचर भी डिटरमिन होता है। कितने मिनरल्स हैं आपके पास, किस तरीके के मिनरल्स हैं, कैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट कर रहे हो अपने, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर रॉ मटेरियल्स और फूड में डिवाइड हो जाते हैं। आपके पास अपना रॉ मटेरियल रहेगा तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है वो जल्दी होगी, ठीक है, बूस्ट होगी, इंडस्ट्रीज तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, राइट। अदरवाइज रॉ मटेरियल नहीं होगा तो रिसोर्सेज वहाँ भी खर्च करने पड़ेंगे, दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल अक्वायर करो, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करो, राइट, तो टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन अच्छा है तो आपके सिटीजन्स का बहुत बड़ा फायदा है, आप ऑलरेडी एक मेजर पावर हो यार, जहाँ पे आपके पास फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा एक तरीके से सरप्लस बना हुआ है, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होगा उस सिचुएशन को एक तरीके से हैंडल करने के लिए। देन कम्स पॉपुलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कैपेसिटी जो है उसके लिए पॉपुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, जहाँ पे मैन पावर है, एक तरीके से वुमेन पावर है, एक तरीके से ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कंट्री को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का होना काफ़ी नहीं है, उनका यूज़ भी तो करना होगा। उनका यूज़ कौन करेगा, उनका स्मार्ट यूज़ कौन करेगा, पॉपुलेशन करेगी, राइट। जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा स्किल्ड है, वो कैसे काम करती है, जितनी ज़्यादा स्किल्ड पॉपुलेशन उतने चांसेस आपके आगे बढ़ने के, ठीक है। जो कंट्री यार ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियली ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी वाइज ग्रो कर रही है, उसकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी है, राइट। बिकॉज देखो आज हमारा इंडिया जो है कैसे ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली कैसे ग्रो कर रहा है, क्रिएटर इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, राइट। जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं ना तो इंडिया को ऑल ओवर फ़ायदा हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। वहीं अगर आप इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हो, ठीक है, इंडस्ट्रियली आप बैकवर्ड हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके पास एक तरीके से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हो अक्सर आप कोई न्यूज़ चैनल ऑन करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले इक्विपमेंट्स हमने एक्वायर किए, ये वाले इक्विपमेंट्स नए खरीदे गए, ये वाली मिसाइल नहीं खरीदी गई है। क्यों कर रहे हैं? कोई कंट्री इतना ज़्यादा स्पेंड क्यों करती है डिफेंस पर? ताकि एक तरीके से टेक्नोलॉजिकली वो खुद को पावरफुल बना सके, हर तरीके से टेक्नोलॉजिकली पावरफुल बना सके। अब तो AI भी आ रहा है, राइट। तो अगर हम एक तरीके से साथ साथ नहीं चलेंगे बाकी नेशंस के तो हम पीछे रह जाएंगे, तो हमारी नेशनल पावर भी नहीं बढ़ पाएगी, राइट। इसीलिए ये सब होना भी ज़रूरी है। वही जो टेक्नोलॉजी में मैंने एक्सप्लेन किया उसको मिलिट्री प्रिपरेडनेस पर अप्लाई करो। अगर हमारे मिलिट्री के पास जो एक तरीके से एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है वो नहीं होंगे तो क्या होगा हमारे साथ वॉर में, राइट। तो इसीलिए उन सारी सिचुएशन से बचने के लिए हमारा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उस पर शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है
ये उसका एक तरीके से ऑल ओवर बिहेवियर दिखा देती है, राइट। कोई गवर्नमेंट कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, कौन से आइडियाज़ को फॉलो कर रही है, ये एक तरीके से उसका इन्फ्लुएंस डिसाइड करती है क्या होने वाला है। अगर आप कोई नेगेटिव आइडियोलॉजी पकड़ लेते हो, कोई गलत आइडियोलॉजी पकड़ लेते हो, तो आपको तुरंत क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनेशनली भी आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा। और अगर आपकी आइडियोलॉजी सही है तो आपके सपोर्टर्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, आपके सपोर्टर्स कंटिन्यूसली बढ़ेंगे, दस आपकी नेशनल पावर भी बढ़ती जाएगी। अभी तक हमने जितने भी फैक्टर्स डिस्कस किए कि टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होना है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, पॉपुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, इंडस्ट्रियली हमें एक तरीके से पावरफुल होना है, तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? हमारे कंट्री के लीडर पर। हमारा लीडर कैसा होने वाला है, हमारी लीडरशिप कैसी होने वाली है। अगर हमारे लीडर्स ही बेकार हैं, हमारे लीडर्स ही बेकार हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो कंट्री ही नहीं बचेगी एक दिन, right? Because it depends on leader, how you are leading the country, how you are leading the nation, how you are leading the population. आप किस तरीके से मोटिवेट करते हो अपने कंट्री के लोगों को, राइट? एक डायरेक्शन दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, वो सब कुछ, वो सब छोटी बड़ी चीज़ें एक कंट्री के लीडर पर डिपेंड करती है, क्योंकि उसी को बोलने जाना होता है इंटरनेशनल फोरम पर। उसने कुछ गड़बड़ कर दी, सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। उसी को एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं बाकी नेशंस के साथ। किसी पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट कितनी स्टेबलाइज्ड है, राइट, ऐसा तो नहीं वहाँ पे गवर्नमेंट ही स्टेबलाइज्ड नहीं है, जो ऑपोजिशन में है पार्टी और जो पार में है पार्टी वो आपस में भिड़े पड़े हैं, राइट, बहुत ही अनस्टेबलाइज्ड सिचुएशन चल रही है। ऐसी नेशन के साथ कोई भी एक तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करना चाहेगा, राइट। वो जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से डायरेक्ट होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक तरीके से कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर बनाकर रखे नेशन में, ऐसी गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। आपकी फॉरेन पॉलिसी काम करेगी या नहीं करेगी, या आप अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये डिपेंड करता है आपके डिप्लोमेट्स कितने स्मार्ट है, उन्हें बोलना भी आता है या नहीं आता है, एक इंटरनेशनल फोरम पर कैसे आपकी इमेज को इम्प्रूव करना है, एक नेशन की ब्रांड वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है, वो सब कुछ डिप्लोमेट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो, इससे आपकी रेपुटेशन इम्प्रूव होती है। फिर एक तरीके से आपके फॉरेन में सपोर्टर्स कितने हैं, फॉरेन नेशंस आपका सपोर्ट कितना करती है, लिंक्स कितने हैं आपके, नेटवर्क कैसा है आपका, ये सब भी नेशनल पावर को इंक्रीज करते हैं। अब डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर। किसी भी नेशन के पास यार अनलिमिटेड पावर होना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, राइट। उससे बहुत कुछ एक तरीके से बाकी नेशंस का भी बिगड़ सकता है, वो खुद भी नेशन खुद को बर्बाद कर लेगी, राइट। और ये चीज़ बाकी सारी नेशंस को समझ में धीरे धीरे आने लगी। दस उन सारी नेशंस ने रियलाइज़ किया कि कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए नेशनल पावर पर। तो अब वो लिमिटेशंस क्या है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है पावर पर, ठीक है, कुछ कुछ पावर पर रेस्ट्रिक्शंस भी होना ज़रूरी है। अनलिमिटेड चीज़ें गलत हो जाती हैं, राइट, तो अनलिमिटेड पावर भी गलत माना जाएगा, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या है अब हम वो देखेंगे। बैलेंस ऑफ पावर, ये पहला एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन है नेशनल पावर पर। अब बैलेंस ऑफ पावर पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो, राइट। बैलेंस ऑफ पावर इज अ टूल ऑफ पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट का ये टूल है। तो अब देखते हैं ये क्या कैसे काम करता है। बैलेंस ऑफ पावर में बेसिकली क्या होता है कि सभी जो नेशंस हैं वो एक तरीके से बैलेंस बना के रखती हैं अपने पावर के बीच में, राइट, कि पावर जो है वो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पावर ज़रा सा भी बढ़ेगा तो बाकी नेशन को खतरा हो सकता है, राइट। तो एक तरीके से बैलेंस बना कर रखा जाता है। अब अगर कोई नेशन इस बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, इसे खराब करने की कोशिश करती है, तो जो बाकी नेशंस हैं उस एक नेशन पर एक तरीके से अटैक करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस बैलेंस को मत बिगाड़ो, इस बैलेंस को बना रहने दो जैसे बना हुआ है, राइट। कोई भी नेशन जो खराब करती है बैलेंस को, बाकी जो नेशंस है उसको धमकाती है कि सुनो ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो हम सब तुम्हारे पर हमला कर देंगे। तो वापस से बैलेंस को रिस्टोर किया जाता है, वापस से बैलेंस को बनाया जाता है। तो एक तरीके से जैसे ही पावर बढ़ेगा, कोई भी नेशन ऐसा अनलिमिटेड पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, बाकी सारी नेशंस उसे समझाने चली आएंगी, राइट। तो बैलेंस ऑफ पावर इज अ लिमिटेशन ऑन नेशनल पावर। इंटरनेशनल लॉ यार बेसिकली कुछ इंटरनेशनल रूल्स रहते हैं जिनको सारी नेशंस एक तरीके से फॉलो करती हैं। ये उनके ऊपर है कि उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब इंटरनेशनल लॉ की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये एक्चुअल में एक लॉ नहीं है, ये सिर्फ रूल्स है। अब रूल्स मुझे मानने हैं या नहीं मानने हैं ये मेरे ऊपर है,
राइट मुझे किसी एक तरीके से रहना है या नहीं रहना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेरी मर्जी है। उसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ है, ये आपके ऊपर, एक पर्टिकुलर नेशन के ऊपर है कि उसे फॉलो करना है या फॉलो नहीं करना है। कोई उससे ज़बरदस्ती ये चीज़ें फॉलो नहीं करवा सकता है। तो हाँ, एक तरीके से कुछ एक्सटेंट तक ये नेशंस का बिहेवियर कंट्रोल करता है, कुछ एक्सटेंट तक, पूरी तरीके से तो नहीं कंट्रोल कर सकता है बिकॉज इसके पास खुद इतनी ताकत नहीं है, बट कुछ एक्सटेंट तक जहाँ तक नेशंस इस चीज़ को फॉलो करें वहाँ तक ये नेशंस का बिहेवियर कंट्रोल करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती हैं। अगर उन्हें अपना पावर इंक्रीज़ करना ही करना है तो वो किसी भी हद तक जाकर उसे इंक्रीज़ करेंगी। जैसे हम अपनी सोसाइटी में कुछ मोरल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल एक तरीके से रिलेशंस में जो नेशंस हैं वो इंटरनेशनल मोरालिटी को फॉलो करती हैं कि ये करना अच्छा है, ये करना गलत है। उसी चीज़ को इंटरनेशनल मोरालिटी बोला गया है। एक तरीके से अगर इंटरनेशनल मोरालिटी को सारी नेशंस फॉलो करेंगी तो पावर पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगेगा और वॉर जैसे चांसेस घटेंगे। देन कम्स कलेक्टिव सिक्योरिटी। कोई भी नेशन जो दूसरी नेशन की सॉवरेंटी पर अटैक करती है, उसकी फ्रीडम पर अटैक करती है, एक तरीके से उसे हार्म करने की कोशिश करती है, देन जो बाकी सारी नेशंस हैं उस पर्टिकुलर नेशन को हार्म पहुंचाती हैं जिसने ऐसे अटैक करने की कोशिश की थी। इसी को कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो मान लेते हैं जो नेशन है, एक पर्टिकुलर नेशन है जिसे हम कहते हैं ए, जो ए नेशन है उसने बी नेशन पर अटैक कर दिया, ठीक है, तो बाकी सारी जो नेशंस है जेड वाई एच जे, ठीक है, ये सारी नेशंस मिलकर ए नेशन पर अटैक कर देंगी क्योंकि तुमने क्यों हार्म करने की कोशिश की बी नेशन को, राइट। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो एक पर्टिकुलर नेशन का कभी भी पावर बढ़ नहीं पाएगा और सब कुछ कंट्रोल में ही रहेगा। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी भी एक तरीके से लिमिटेशन का काम करती है नेशनल पावर पर। देन कम्स डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। जो अलग अलग एक तरीके से हथियार है उनकी एक्सरसाइज पर कंट्रोल करना, राइट, कि बार बार उन्हें टेस्ट न किया जाए, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट बार बार होते हैं, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट पे कंट्रोल करना, ये सब कुछ आर्म्स कंट्रोल के अंडर में आता है। तो हमारा नेशनल पावर कैसे घटेगा या कैसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जब आर्म्स और डिसआर्मामेंट जैसी चीजें को एक्सरसाइज किया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।